शरीर चिकित्सा की एक वैदिक विद्या, जिसे अपने 50 साल की साधना के बाद उसे दोबारा वजूद में लाने की कामयाब कोशिश की है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने। उनकी ये तपस्या रंग लाई। आज देश भर में न्यूरोथेरेपी के सैकड़ों प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं। राम गोपाल दीक्षित जी ने इस ज्ञान को जिस तरह से देश भर में फैलाया है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा राम गोपाल जी के उस समर्पण के कायल हैं, उन पर गर्व करते हैं। आखिर क्यों ना करें। राम गोपाल दीक्षित जी ने न्यूरोथेरेपी के इस ज्ञान को देश भर में फैलाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सरीखे क्षेत्रों में जाकर न्यूरोथेरेपी की पहचान को स्थापित किया। श्री मां शारदा राष्ट्रीय सेवा समिति के निदेशक के तौर पर उन्होंने न केवल बीमारी के इलाज के लिए वरन रोगों की जागरूकता पर बड़ा काम किया, जैसे क्यों होता है अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर, मोटापा, डिप्रेशन, थायराइड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और क्यों चढ़ता है आंखों पर चश्मा, और क्यों पैदा होते हैं मंदबुद्धि बच्चे, इन्हें रोका जा सकता है। ये रामगोपाल दीक्षित ही थे जो न्यूरोथेरेपी को अपने व्यवहार कुशलता के चलते संसद से लेकर न्याय परिसरों तक चले गए। दरअसल इसके पीछे उनकी मेहनत और थेरेपी को लेकर उनका विश्वास काम करता है। वो मरीज को एक बार में ताड़ने पर झट से बोल देते हैं कि वो ठीक हो सकता है या नहीं, और फिर उनके मार्गदर्शन में शुरू होता है मरीजों का इलाज। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि उनकी बरसों की बीमारी परसों तक ठीक हो जाएगी। कई बार देखने में आता है कि परसों तो दूर, पहले ट्रीटमेंट में ही वो खड़ा हो जाता है और चमत्कार का अनुभव करने लगता है। राम गोपाल जी ने जिन खास रोगों पर काम किया, उनमें ज्वाइंट्स पेन, सभी तरह के एब्डोमिनल डिसऑर्डर, अस्थमा, डायबिटीज, डिप्रेशन, मेंटली चैलेंज्ड बेबीज, इन सब बीमारियों के मरीजों को न्यूरोथेरेपी सेंटर पर आकर नया जीवन मिला है। इतना ही नहीं, राम गोपाल दीक्षित ने थेरेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए हजारों युवाओं को न्यूरोथेरेपी हीलर बनाया, जिसकी वजह से ये रोजगार, सेवा और स्वाभिमान का प्रतीक बनता जा रहा है। अभी तक देश में हजारों युवा न्यूरोथेरेपी हीलर बनने की ओर अग्रसर हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवा के, शरीर में छुपे रहस्यमयी कुछ बिंदुओं को तय वक्त तक निश्चित दबाव के साथ दी जाने वाली इस थेरेपी ने तीसरी दुनिया के लोगों के बीच उम्मीद की एक किरण रोशन की है। जो बीमारी में महंगा इलाज नहीं करवा सकते, साथ ही उन लोगों को भी नया नजरिया दिया जिनका शरीर दवाओं का घर बनता जा रहा है और अब उसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे। लेकिन ठीक होने वाले ऐसे सभी लोग न्यूरोथेरेपी, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा और राम गोपाल दीक्षित जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और न्यूरोथेरेपी राम गोपाल जी के लिए बहुत आभारी होगी और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु करे इसी तरह से और अच्छा होता जाए और कोई दिन दूर नहीं है कि हम न्यूरोथेरेपी को इन सब चीज़ों से बहुत लाभ होगा। अभी बात करते हैं हम कमर दर्द की। कमर दर्द भी बड़ा कॉमन दर्द है और ये व्यक्ति को बहुत तंग करता है। बेड रेस्ट तक आने की पोजीशन हो जाती है और अगर व्यक्ति बेड रेस्ट पर आ जाए तो उसका यानी यूरिन मोशन, नहाना धोना सारा बहुत दुर्लभ हो जाता है। कमर से ना आगे झुक सकता है, ना वो बैठ सकता है ठीक से, ना वो ठीक से खड़ा हो सकता है, ना ठीक से चल सकता है। तो ऐसी कंडीशन, इस कंडीशन में व्यक्ति को बहुत असुविधा होती है और हॉस्पिटल चला जाए तो वहाँ सर्जरी का नंबर आता है।
सर्जरी पर बहुत मोटा खर्चा और एक लंबे समय के लिए उसको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, यानी रुकावटें मिलती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन से बचे, सर्जरी से बचे, बिना सर्जरी के उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसके लिए न्यूरोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दर्द के, कमर दर्द के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे नॉर्मली ये जो बैक का एरिया है, ये जो पर्टिकुलर इस एरिया पर दर्द आता है, यहाँ लंबर के रीजन पर कभी कभी दर्द नीचे रेडिएट भी करता है, नीचे की तरफ दर्द रेडिएट करता है जो टांग पर चला जाता है। थाइस पर आगे की तरफ भी दर्द आता है, कभी टेल बोन को भी तंग करता है, और पैरों का सो जाना, सुन्न हो जाना, चलते चलते दर्द करना, घुटनों में दर्द होना, ये कमर दर्द के खास कारण है, मतलब खास लक्षण है जो हमको नजर आते हैं। गाड़ी में बैठते समय, जब हम गाड़ी में बैठे लेकिन हमारा पैर सो गया, ऐसी स्थिति भी कमर दर्द के कारण बनती है। गाड़ी में बैठे, लंबी ड्राइविंग हम उस पर गए तो वहाँ हमको कमर दर्द के कारण हम जा नहीं सकते, हमारे को बहुत असुविधा होती है। तो इस तरह के ये सिम्टम्स आते हैं, आखिर आते क्यों हैं मैं आपको बताता हूँ। बैक पेन का जो मेन कारण है, यानी 70% से ज़्यादा भारत में बैक पेन के रोगी हैं, और बहुत जो कॉमन कारण है वो है या तो इंजरी या ट्रॉमा। अचानक कोई झटका लगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गए, इसके कारण से कमर में तकलीफ आ गई, ये जो कॉमन देखने को मिलता है। या फिर हमने कोई चीज़ लिफ्ट कर ली, वजन वाली चीज़ जैसे उठाई हमारी कमर बोल जाती है। और ये ट्रॉमा या इंजरी अगर ये ना हो तो जो आम रूटीन कारण है जो देखने को मिलते हैं वो है कि जिस समय पर हम सुबह ब्रश कर रहे थे, ब्रश करते करते हमारी कमर वही रह गई। हमने एक जग पानी किसी पौधे में देना चाहा, लेकिन देने से पहले ही अभी हम दे रहे थे और खड़े हुए तो हमारी कमर फिर से स्टिफ हो गई। ये जो लोकल पेन है, जो कमर का इस तरह का दर्द है, इसको हम इंजरी में गिनते हैं। न्यूरोथेरेपी इन सारे दर्दों को इंजरी के अंदर गिनती है। लेकिन ये इंजरी अचानक हो कैसे गई? ब्रश तो सब करते, पानी भी सब लोग डालते, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो गया? कुर्सी पर बैठना भी कॉमन बात है, लेकिन बैठने के रॉन्ग पोजीशन में बैठने के कारण भी दर्द आया। आखिर आ क्यों गया? बेड, लोग खेत में भी सोते हैं, एकदम मैंने देखा है, जमीन पर कुछ बिछाया नहीं फिर भी सो गए। हाँ, हो सकता है ठीक बिस्तर न होने के कारण से कमर दर्द आए, लेकिन केवल कमर दर्द का कारण ठीक बिस्तर नहीं होता। उसके लिए बहुत बड़ा कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन का ठीक ना होना। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो हमारे जो केमिकल्स जो हमको चाहिए उन मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए वो उनको मिलेंगे नहीं। न मिलने से वहाँ क्रैम्प्स आ सकते हैं, वहाँ पर लोकल एरिया में इन्फ्लामेशन आ सकती है केमिकल्स वहाँ न होने के कारण से। तो इसीलिए ये जो कॉमन रीज़न है, खाने पीने की आदतों को हमारी जो ठीक नहीं है उनको सुधारने की ज़्यादा जरूरत है। और इसके अलावा जो कमर दर्द आता है वो है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस। कभी महिलाओं में खासकर प्रेगनेंसी के दौरान इंजेक्शन लगवाया और वो इंजेक्शन लगाता इसीलिए वहाँ परमानेंट उसका दर्द शुरू हो गया, ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठने के कारण भी बैक पेन हमारे को कंटिन्यू रहता है। ये तो थे इंजरी या किसी दुर्घटना के कारण या हमारी गलत आदतों के कारण। इनके अलावा जो दर्द होता है वो हमारे ऑर्गन्स के कारण भी बैक पेन आता है। जैसे अगर किडनियां ठीक नहीं है, कहीं तकलीफ आ रही है तो उनका रिफ्लेक्शन पीछे दर्द के रूप में हमको नजर आएगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पीछे की तरफ दर्द आएगा। नॉर्मली वो पेन ऑर्गन और ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। और अगर दर्द या स्टिफनेस सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में आए या शाम को 5 से 7 के बीच में आए या हमारी बादी की चीज़ों को खाने के कारण आए, तो ध्यान करने की बात है कि ये सभी हमारी इंटेस्टाइन के डिस्फंक्शन के कारण आता है। हमारी आंतें ठीक नहीं है, हमारे को कब्ज है, हमारे को गैस है, तो पेट की खराबियों के कारण भी हमारी कमर का दर्द हमको आता है। ये जो कारण मैंने आपको बताए हैं इनमें कुछ हैं एक्सीडेंटल, लेकिन मेन कारण है हमारे डेली रूटीन का ठीक ना होना। अगर हम डेली रूटीन को ठीक करेंगे तो इन सब कारणों से हम बच सकेंगे। और इसमें हम क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते, अगर एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ रहे। एक्सरसाइज करना नहीं, लेथार्जिक, लेजीनेस हमारे अंदर बनी रहना, तो इसीलिए मसल्स में एक्टिविटी नहीं रहती, उनका सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता।
और उनका सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। जब भी हम जब उठाने के लिए झुकेंगे हमारी कमर बोल जाएगी। सो ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खान पान का ध्यान करना, ज़्यादा ज़रूरी है हमारी एक्सरसाइज, ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी की फिटनेस। क्योंकि रोग छोटा हो या बड़ा, जिस समय आता है तो बाकी सारे लोग खड़े तो हो सकते हैं साथ, लेकिन भुगतना तो खुद को ही पड़ता है। तो जब भुगतना ही हमको है तो सावधानी भी हमको ही रखनी पड़ेगी। इसलिए ये न्यूरोथेरेपी बिना दवा के इस तरह के रोगों का इलाज बहुत सरलता से करती है। और खासकर बैक पेन, मेरे पास तो ऐसे कितने रोगी हैं जो आए हैं जो सैटिका के बहुत ज़्यादा सैटिका रोग से दुखी थे। दर्द ज़्यादा दिनों तक हो जाए तो आदमी टिल्ट हो जाता है, टेढ़ा जेड बन जाता है दर्द होने के कारण। तो ये सारे सिम्टम्स उसमें से आते हैं। दर्द, कमर का दर्द बहुत खतरनाक दर्द है, बहुत तंग करता है। तो हम राह बॉडी बैलेंसिंग के द्वारा और न्यूरोथेरेपी के द्वारा पेशेंट को कैसे ठीक करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। कोई दुर्घटना हुई है तो उसका इलाज इंजरी के द्वारा, हमारे ट्रीटमेंट का नाम ही इंजरी ट्रीटमेंट है, जिसके द्वारा हम पेशेंट को ठीक करेंगे। क्योंकि इनको बैक पेन इंजरी के कारण हुआ, चोट के कारण हुआ है, इसीलिए इनको चोट का ट्रीटमेंट जिसका नाम ही है इंजरी ट्रीटमेंट, हम उसको अप्लाई करेंगे। अभी देखें इंजरी ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। इंजरी के अंदर हम गॉल और लीवर को, यानी जो हमारी टोज हैं लेफ्ट फुट की, बाएं पैर की थर्ड एंड फोर्थ फिंगर पर 60-60 टाइम उनको ट्विस्ट करना है। 60-60 टाइम ट्विस्ट करना है इंजरी ट्रीटमेंट के लिए। इसको थर्ड फिंगर को बोलते हैं गॉल और फोर्थ फिंगर को बोलते हैं लीवर। तो गॉल और लीवर दोनों को 60 टाइम ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने का तरीका वो अभी दिखा रहे हैं। अभी देंगे 1 गॉल 4 लीवर 8 थाइमस चेस्ट। 1 गॉल का मतलब 3 जगह पर लेफ्ट थाई को प्रेस करना 6-6 सेकंड के लिए। और ये 6 सेकंड के लिए हमने लेफ्ट थाई प्रेस की। अभी गॉल के बाद लीवर 3 जगहों पर 4 पॉइंट पर प्रेस करना है। और ये चौथा बीच में 4 बार, यानी 4 स्थान पर लीवर वाले पॉइंट को प्रेस करना है। इसके बाद देना है हमको 8 थाइमस चेस्ट। थाइमस का मतलब है ये जो पर्टिकुलर जगह है, यहाँ सेंट्रल थोड़ी से नीचे जस्ट, इस जगह को 12 बार रब करना और 12 बार इधर रब करना और साथ में चेस्ट रब करना। हाँ करिए। 1 2 3 4 5 6 11 12। इसके साथ ही चेस्ट को रब करना 2 3 4 5 6 12 बार। फिर आर्म पिट ये 8 बार रब करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी तरफ ऐसे ही राइट साइड का भी करना। पहले लेफ्ट करना फिर राइट करना। 12 बार थाइमस को प्रेस किया, रगड़ा। इसके बाद चेस्ट और फिर आर्म पिट। इतना ट्रीटमेंट करने से जो हमारी इंजरी है वो कम हो जाती है। ये इंजरी। अभी इसके बाद लोकल बैक को कैसे देना। इसके बाद लंबर पर हल्का सा रबिंग करनी है, लंबर के रीजन पर नीचे से ऊपर, बीच ठीक बीच, धीरे धीरे। इसमें प्रेशर नहीं डालना, जस्ट रबिंग। साइडों में भी 3-4 बार इधर 3-4 बार उधर। बहुत हल्का हल्का प्रेशर, बहुत स्मूथली, वेरी जेंटली। इसमें कोई झटका नहीं लगना चाहिए, इस बात का खास ध्यान करना है। और अगर लंबर के L3 L4 पर, L2 L3 L4 पर चोट है तो उसके लिए दोनों पैरों से स्मूथली साइड में उतरते हैं, बिना अपना वजन चेयर पर रखना और यहाँ से बहुत धीरे से हाथों को, सारा वजन अपना कुर्सियों पर और साइडों में उतर जाना, जिससे कि लंबर के 2 3 4 मन के एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अभी घुटना और
कमर दर्द वालों के लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए जो उनके दर्द को रोके और कॉमन अगर आगे आए तो और न बढ़ने दे और न आए इसके लिए भी। तो कमर और घुटना दर्द वालों को कभी भी बातचीत करनी चाहिए किसी से भी तो सामने बिठा के बात करनी चाहिए। इस तरह से बात साइड में घूमकर बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे बैठेंगे तो कमर का दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे ही टेढ़ा ऐसे करके बैठना ये भी ठीक नहीं है। ये पोस्चर भी कमर दर्द का कारण बनता है। कभी कभी हम यहाँ बैठते बैठते ऐसे झुक जाते हैं, ये झुकने का कारण भी कमर दर्द लेकर आता है। अगर कमर दर्द आ गई है तो ऐसे थाइस को क्रॉस करके भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बैठने से भी हमारे लंबर रीजन में खिंचाव पैदा होता है जो कमर दर्द का कारण बनता है। इसलिए पैर नॉर्मली बैठना कैसे है, आप ऐसे बैठिए, सीधे बैठिए। हाँ, नीची कुर्सी, नीचा सोफा या नीचा बेड, उस पर अगर आप बैठेंगे तो आपको कमर दर्द में तकलीफ आएगी। जैसे उसका मापदंड क्या है, ये जो घुटने हैं, इन घुटनों से नीची अगर कोई चीज होगी तो वहां तकलीफ आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप खड़े हुए, आप ऐसे बैठे, आपको तकलीफ नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि आप यहाँ अपने को रोक पा रहे हैं। यहाँ आप बहुत कम रोक पा रहे हैं और इतने में जाकर तो आप रोक ही नहीं सकते। अगर आपको तकलीफ तो यहाँ तो रोक ही नहीं सकते। और कुर्सी आपकी इससे नीचे है तो आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा और यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत तेज दर्द होगा। इसीलिए जब भी बैठना है तो उसका मापदंड होना चाहिए, कुर्सी आपके घुटने तक की हाइट की होनी चाहिए, जिससे कि आप वहां जाएं और बस यही इतना 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 जोर आने पर आप वहां आ जाएं। ऐसा नहीं होगा, आप नीचे सोफे पर बैठेंगे, आपके कमर का पोस्चर बिगड़ेगा और आपको कमर दर्द हो जाएगा। ऐसे घुटनों दर्द वाले यानी घुटना दर्द वाले के लिए भी ये जरूरी है, उनको भी सोफे या नीचे चीजों पर बैठना नहीं चाहिए, जमीन पर बैठ सकते हैं। और जमीन पर बैठने का तरीका भी, आप अगर बैठे तो बहुत सावधानी से घुटनों का उपयोग करते समय ऐसे बैठ सकते हैं। क्यों? इससे घुटने पर इतना वजन नहीं आया, हाथों पर वजन आया, हमने इनका उपयोग किया। खड़े भी होना है तो कमर दर्द वाले को पहले घुटने पर आना चाहिए, फिर किसी चीज का सपोर्ट लेनी चाहिए, सपोर्ट लेकर इस तरह से धीरे धीरे खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं खड़े होंगे तो तकलीफ होगी। एक बात और बताता हूं, अगर नीचे गिरी हुई कोई चीज आपको कमर की तकलीफ है और आप नीचे उठाएंगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। इसके लिए क्या करना है, आप अपने घुटने के जॉइंट का उपयोग करिए। सपोज करो आपकी ये चीज नीचे गिरी और आपने यहाँ उठाना है, ऐसे अगर उठाएंगे तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको घुटने में मुड़ना, ऐसे मुड़ना, इस तरह से उठाना और अच्छा हो किसी चीज की सपोर्ट ले लें, इस तरह से उठाया, ऐसे उठाकर आप उसको ले सकते हैं, आपको कमर दर्द नहीं बढ़ेगा। सामान्य रूटीन में भी क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक ना होने के कारण से और एक्सरसाइज ठीक ना होने के कारण हमारे लंबर के कमर के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और हमें छोटी सी कोई भी घटना हमारे कमर दर्द का कारण बन जाती है। इसीलिए हमें सामान्य रूटीन के अंदर भी अपने झुकते समय घुटने का उपयोग पूरा ठीक प्रॉपर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर ये उठाना है तो आप ऐसे उठाइए, अभी दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ब्रश करते समय भी बैक पेन आ जाता है, पानी लगाते समय भी बैक पेन आ जाता है, कुर्सी उठाते समय भी तकलीफ आ सकती है मसल्स की कमजोरी के कारण। तो पहले हम बनाए अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग, सावधानी रखें अपने उठने बैठने में और खाने को करें नियमित। हम कमर, घुटना और गर्दन दर्द से मुक्त रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।